गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज रोहित सर फ्रॉम केपी अकेडमी ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एयर कंप्रेसर। ये सब्जेक्ट पावर इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग ऐसे मेन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है। एयर कंप्रेसर, आपको पता है कंप्रेसर क्या होता है? इफ़ यू डोंट नो अबाउट बेसिक्स अबाउट कंप्रेसर, कंप्रेसर का काम होता है किसी भी एयर को कंप्रेसर। हम लोग किसी चीज़ को कंप्रेसर कब बोलते हैं? जब फ्लूइड मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड। जब हम लोग वाटर की बात करेंगे, वाटर के प्रेशर को बढ़ाने के लिए या फिर उसको पंप करने के लिए, तो यही चीज़ को कंप्रेसर को हम लोग पंप कहलाया जाता है। बट अगर हम लोग वर्किंग फ्लूइड, अगर मेरा एयर है तब हम उसको कंप्रेस करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट और जिस मशीन का यूज़ करते हैं उसको हम लोग कंप्रेसर बोलते हैं। ठीक है, तो एयर कंप्रेसर का काम होता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर कंप्रेसर के अंदर आएगा उसको कंप्रेस किया जाएगा और उस कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंक्रीज करने के लिए और उस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर को सब फर्दर एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए हम लोग एयर कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। ऐसी चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोग एयर कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी बेसिक टर्म। ठीक है, अभी ये एयर कंप्रेसर के एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे? बेसिक से एप्लीकेशन है, आप सभी को पता है कि हमारे जहाँ पर कार्स, व्हीकल्स जो ट्यूब्स होते हैं, टायर के ट्यूब्स, उसमें हवा भरने के लिए हम लोग इस एप्लीकेशन इस कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं, एयर कंप्रेसर का यूज़ करते हैं या फिर कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं। सेकेंड, अगर कुछ मुझे स्प्रे पेंटिंग मशीन हो जहाँ पर हमको कंप्रेस्ड एयर चाहिए होता है जो फोर्सफुली बाहर आ जाए, उस जगह पे हम लोग एयर कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। वेरियस एप्लीकेशंस है। ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन में क्लीनिंग व्हीकल के लिए हम लोग एयर कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। एयर ब्रेक्स में यूज़ करते हैं। सुपर चार्जिंग ऑफ आईसी इंजन में यूज़ करते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन है कंप्रेस्ड एयर की, इसके डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है कि मेन टॉपिक जिससे हम लोग का कंप्रेसर जो है स्टार्ट होता है, तो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर के बेसिक से दो क्लासिफिकेशन में एयर कंप्रेसर को डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, दूसरे को बोलते हैं रोटरी एयर कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में दो होता है, सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग, सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग, जो दोनों में आता है सिंगल स्टेट एंड मल्टी स्टेट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। व्हाट इज सिंगल स्टेट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड व्हाट इज मल्टी स्टेट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, हम लोग थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं हम लोग रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर में दो प्रकार के कंप्रेसर होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप एंड नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जब रोटरी कंप्रेसर का टॉपिक आएगा तब हम लोग उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में टोटल 4 प्रकार के आते हैं, रूट ब्लोअर, वेंट टाइप, लैश स्लैलम टाइप, स्क्रू टाइप। ये 4 प्रकार के मेन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटरी कंप्रेसर्स आते हैं। और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटरी कंप्रेसर में सेंट्रीफ्यूगल टाइप रोटरी कंप्रेसर एंड एक्सियल फ्लो टाइप रोटरी कंप्रेसर, इन दोनों कंप्रेसर को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिगार्डिंग सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिगार्डिंग एयर कंप्रेसर के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसमें 2 ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, बोर डायमीटर क्या होता है, दिस ऑल डेफिनेशन हम लोग ने प्रीवियसली देख लिए हैं। 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसमें कि कंप्रेसर कैपेसिटी और फ्री एयर डिलीवरी। कंप्रेसर कैपेसिटी क्या होती है? द क्वांटिटी ऑफ कंप्रेस्ड एयर, जो हम लोग कंप्रेस्ड एयर जो एक्चुअली डिलीवर किया है बाय कंप्रेसर इन मीटर क्यूब पर मिनट। एक्चुअली डिलीवर्ड किया है मतलब क्या होता है कि हमारा कंप्रेसर एक आईसी इंजन के जैसा ही होता है, जहाँ पर इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल ऐसे 2 वॉल होते हैं। लेकिन ये जो पिस्टन इसके अंदर होता है, इसके 2 एक्सट्रीम पोजीशंस होते हैं, एक होता है टॉप डेड सेंटर, एक होता है बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, अभी इसके अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ उसके अंदर जितना मास ऑफ एयर जा सकता है उतना चला गया। बट क्या होता है कि जब हम लोग पिस्टन को कंप्रेस्ड करते हैं फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, तो ये जिसके बीच में स्वेप्ट हो रहा है ना, वो कंप्रेस्ड है। स्वेप्ट हो रहा है मतलब कंप्रेस्ड हो रहा है। विद इन दिस हम लोग हमारा कंप्रेशन करते हैं, बस विद इन दिस हम लोग हमारा कंप्रेशन करते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम। और टॉप डेड सेंटर के ऊपर जो है
जितना स्पेस हमारा बाकी है, बचा हुआ है, जिसपे हम लोग कंप्रेशन नहीं करते, उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो एयर कंप्रेसर को हम लोग स्टडी कर सकते हैं विद क्लियरेंस एंड विदाउट क्लियरेंस। ठीक है, विदाउट क्लियरेंस रहेगा तो हम लोग इस क्लियरेंस वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करेंगे, बट अगर क्लियरेंस कंसिडर कर रहे हैं तो हमको ये फैक्टर को कंसिडर करना पड़ता है। एक्चुअली इंडस्ट्रीज में ये क्लियरेंस कंसिडर किया जाता है, किसी भी एयर कंप्रेसर को यूज करने के लिए क्लियरेंस वॉल्यूम को कंसिडर किया जाता है। अगर हमने नहीं किया कंसिडर तो क्या होता है, ये जो बॉटम में जो पिस्टन है ये ऊपर जाके सिलेंडर हेड को इम्पैक्ट करेगा एंड नॉइज एंड वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा। कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाएगी, सिलेंडर हेड डैमेज हो जाएगा, पिस्टन का अपर पार्ट भी डैमेज हो जाएगा। सो इट विल इंक्रीज आवर मेंटेनेंस कॉस्ट और लाइफ ऑफ द कंप्रेसर विल बी मिनिमाइज। होता क्या है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंप्रेसर डिलीवर करना मतलब क्या कि आ गया, बट इतना वॉल्यूम जो है, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम तो कंप्रेस्ड हुआ नहीं इतना वॉल्यूम कंप्रेस्ड हुआ नहीं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर डिलीवरी स्ट्रोक से कितना बाहर निकला है इन मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो इतना वॉल्यूम, थोड़ा वॉल्यूम बच जाता है, थोड़ा वॉल्यूम बच जाता है अंदर कंप्रेस्ड होने के बाद। जब डिलीवरी स्ट्रोक होता है तो थोड़ा वॉल्यूम अंदर बच जाता है। सो एक्चुअल डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर, एयर कंप्रेस्ड एयर एक्चुअल डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर इन मीटर क्यूब पर मिनट, इसको बोलते हैं हम लोग कंप्रेसर कैपेसिटी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डेफिनेशन से समझ में नहीं आता है कि फ्री एयर डिलीवरी। अब ये फ्री एयर डिलीवरी क्या है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड अंडर द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मैं एक एक टर्म्स को आपको समझा के डेफिनेशन वाइज बताता हूं कि देखिए, हम जो कंप्रेसर यूज करते हैं, हमारा कंप्रेसर जो एप्लीकेशन है कंप्रेसर के, मैंने कंप्रेसर के थोड़े बहुत एप्लीकेशंस आपको बताए थे कि स्प्रे पेंटिंग करने के लिए, क्या व्हीकल्स को क्लीन करने के लिए, हमारे ट्यूब्स में बहुत सारी जगह पे। वैसे ही हमारे अगर होम एप्लीकेशंस अगर हम लोग देखें तो जो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है वो कहाँ पर यूज होता है? हमारे एयर कंडीशंस में यूज होता है, हमारे रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है, वो एयर कंप्रेसर वहां पर यूज होता है। ठीक है, तो अभी देखिए कि यहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो अलग है। अगर आप दुबई चले जाएंगे तो वहां पर की इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग है। ठीक है, अगर कहीं पर आप ऊपर हाई स्टेशंस पे चले जाए तो वहां पर की हिल स्टेशन है तो वहां पर की इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग है। ठीक है, तो वहां पर जो रेफ्रिजरेटर है, वहां पर जो एयर कंडीशनर है, अगर आप कश्मीर चले जाएंगे तो वहां पर जो एयर कंडीशनर है, वहां पर कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट भी अलग होगी। आप समझ पा रहे हैं कि कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट उस कंडीशन पर अलग होगी, रादर दैन कश्मीर में अलग होगी, रादर दैन हियर। अलग अलग कंडीशंस पे कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो मुझे अगर एक कंप्रेसर चाहिए फॉर दिस कंडीशन तो मैं मार्केट में चला गया, और मार्केट में जाने के बाद मुझे कहीं पर 3 से 4 कंप्रेसर मिले। मैं 2 कंप्रेसर लेता हूं, कंप्रेसर 1 एंड कंप्रेसर 2। ठीक है, कंप्रेसर 1 एंड कंप्रेसर 2, ये मैंने 2 कंप्रेसर लिए। तो मैं जो बोल रहा हूं ना, अंडर द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये वो कंडीशन होगी जो मैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और यहाँ पर और कहाँ पर दुबई तक पहुंच गया, वो अंडर द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है। ठीक है, अंडर द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है। अभी ये जो कंप्रेसर है ये प्रेशर डिलीवर कर रहा है P1 समथिंग 35 बार। ठीक है, समथिंग 35 बार प्रेशर, अंडर प्रेशर एक्ट होता है 35 बार तक ये हमारा कंप्रेस्ड करेगा एयर को। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रेशर 35 बार हमको देगा ये। टेम्परेचर की कंडीशंस कुछ अलग रहेगी। टेम्परेचर की कंडीशंस मान लीजिए ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वॉल्यूम जो डिलीवर, वॉल्यूम ऑफ एयर जो डिलीवर करेगा, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर करेगा। तो हम लोग अभी कंप्रेसर कैपेसिटी देखे थे मीटर क्यूब पर मिनट में, तो एक्चुअल वॉल्यूम जो डिलीवर करेगा ये मान लीजिए 25 मीटर क्यूब पर मिनट डिलीवर कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए कि ये एक हो गया। दूसरा हो गया P2 जो काफी हद तक 45 बार का कंप्रेस्ड एयर कंप्रेस्ड कर सकता है। दूसरा टेम्परेचर T2, इसकी टेम्परेचर की हैंडलिंग करने की कैपेबिलिटी मान लीजिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वॉल्यूम दे रहा है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ फ्री एयर डिलीवरी, जो वॉल्यूम हमको प्रोड्यूस करता है कंप्रेसर, ये मुझे दिया है 50 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग कंप्रेसर है और मुझे कंप्रेसर बाय करना है। तो अगर मुझे कंप्रेसर बाय करना है
तब इन दोनों में से या फिर बहुत सारे कंप्रेसर्स रहेंगे, उन सब में से मेरे एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग, मेरे प्रेशर्स और टेम्परेचर के कंडीशन के रिगार्डिंग विच कंप्रेसर इज बेस्ट सुटेबल फॉर मी, तो ये सिलेक्ट करने के लिए, ये चूज करने के लिए एक टर्म यूज होती है जिसको बोलता है हम लोग फ्री एयर डिलीवरी। तो ये जो टर्म्स है, ये दो कंप्रेसर्स है, तो इनको एग्जिस्टिंग एट द कंप्रेसर इनटेक, सो इनको कंप्रेस्ड करो, वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर एट सराउंडिंग एयर एंड टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनको कंपेयर करेंगे किसके साथ कि सराउंडिंग में जो सराउंडिंग मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। इन कंप्रेसर को मैं अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ कंपेयर करूंगा। अभी मेरा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर रहेगा, तो वो होता है कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसको मैं पी नॉट से कंसिडर करता हूं, जो 1.01325 बार होता है, ठीक है। 1.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर 1.01325 बार होता है, और जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हम लोग 15 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर करके चल सकते हैं, और स्टैंडर्ड यही लिया जाता है। अगर आप बुकिश नॉलेज में जाएंगे तो आपको 1 बार मिलेगा कि हम लोग ये जो कंडीशंस है इनको इनके साथ कंपेयर करेंगे। अभी ऐसा क्यों, देखिए कि कंप्रेसर 1 में जो मेरा प्रेशर है वो 35 बार है, और कंप्रेसर 2 में मेरा प्रेशर मुझे मिल रहा है, कंप्रेस कर सकता है एयर को 45 बार तक। सो ये प्रेशर के मामले में कंप्रेसर 2 इज बेटर देन कंप्रेसर 1, कि कंप्रेसर 2 ज्यादा प्रेशर तक एयर कंप्रेस करता है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक वर्क कर सकता है प्रॉपर्ली, और ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक वर्क कर सकता है प्रॉपर्ली। और वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवरी मतलब कंप्रेसर कितना डिलीवर करेगा फॉर फर्दर एप्लीकेशन के लिए, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो चाहे वो एयर कंडीशनर हो, तो वो हो सकता है 25 मीटर क्यूब पर मिनट फॉर कंप्रेसर 1, मतलब ये ज्यादा वॉल्यूम डिलीवर कर रहा है देन कंप्रेसर 2। तो कौन सा बेटर है? सो ऑन रिगार्डिंग इसको अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मुझे इनको ये स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर के साथ कंपेयर करना पड़ेगा फॉर दिस इन्वायरमेंट। अगर आप दुबई चले जाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग दुबई में बेस्ट कंप्रेसर सिलेक्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा फ्री एयर डिलीवरी। अगर आपको इसका डिटेल में चाहिए रहेगा तो मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए कि मैं इसको रफ कर देता हूँ अभी, आई होप आपको समझ में आया रहेगा, ठीक है। फ्री एयर डिलीवरी का डेफिनेशंस आप रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट निकाल के देख सकते हो। तो ये क्या है कि अगर मेरे पास ये प्रेशर P नॉट है और टेम्परेचर T नॉट है, ठीक है, हर एक चीज में मास ऑफ एयर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। P नॉट प्रेशर है, T नॉट टेम्परेचर है, और फिर मेरा वॉल्यूम ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर। देखिए हमारा जो इक्वेशन होता है, ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या होता है, जनरल गैस इक्वेशन, हमारा जनरल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू MRT। सो M क्या हो गया, PV बाय RT। देखिए हमारा ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन बोलते हैं हम लोग इसको, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन बोलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया है थर्मोडायनामिक्स में, हम लोग ने ये बात डिस्कस की है कि PV इज इक्वल टू MRT। ये क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन गैस। तो M क्या हो गया, PV अपॉन RT, ठीक है। मेरा मास ऑफ एयर फ्लो अगर हम कंसिडर करते हैं कि कांस्टेंट है, मास ऑफ एयर फ्लो कंसिडर करते हैं कांस्टेंट है, तो क्या होगा, P1 V1 अपॉन RT1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन RT2 इज इक्वल टू P3 V3 अपॉन RT3 एंड सो ऑन। ऐसे ही क्या करूंगा, P0 V0 अपॉन RT0, ठीक है। तो देखिए अगर मैं ये कंडीशंस यहां पर लिखूं, जैसे कि मैं एटमॉस्फेरिक, मेरी कंडीशन ये है, फिलहाल की एटमॉस्फेरिक कंडीशन मेरी ये है, और मैं इस कंप्रेसर के साथ कंपेयर करके देख रहा हूं कि इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में मुझे कितना अमाउंट ऑफ एयर डिलीवरी मिल रही है। सो देखिए P0 V0 अपॉन RT0 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन RT1। R को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट करके बाहर निकल कट हो जाएगा। तो मेरे पास P0 है 1 बार, V0 जो
होता है फ्री एयर डिलीवरी। V0 का मतलब ही क्या है, V0 जो कैलकुलेट करना है इसी को बोलते हैं फ्री एयर डिलीवरी। जिसकी ज्यादा होगी दोनों कंप्रेसर में से उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। अपॉन T0 टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इज इक्वल टू P1, यहाँ पर प्रेशर कितना है 35 बार, V1 वॉल्यूम भी मुझे दिया है, यहाँ पर कितना वॉल्यूम डिलीवर करना है 25, एंड T1 दिया है मुझे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी इसमें से मुझे क्या मिल जाएगा, V0 मिल जाएगा 35 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 30। एग्जैक्ट कैल्स, लेट मी टेक माई कैलकुलेट। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करूंगा 35 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है, 35 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 30, तो ये 437.5 अमाउंट मीटर क्यूब पर मिनट इतना फ्री एयर डिलीवर कर रहा है। जैसे कि हम लोग ने अज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग इस चीज को, तो इतना मुझे मिल रहा है। अगर मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया, अभी इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, मतलब ये कंडीशंस को मैं कंप्रेसर 2 के रिगार्डिंग कंपेयर करूंगा, तो मुझे क्या मिलता है, ठीक है, मुझे क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, P0 V0 अपॉन R T0 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन R T2, ठीक है। R होता है कैंसल, प्रेशर 2 45 बार है, सॉरी ये तो इसकी कंडीशन होगी, प्रेशर नॉट तो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है 1 बार, वॉल्यूम जो फ्री एयर डिलीवरी मुझे निकालना है, और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। P2 कितना है 45 बार है, V2 मेरा है 15 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है, एंड T2 कितना है 15 डिग्री, सॉरी ओके दोनों भी मैंने 15 ही लिया है, 50 ठीक है। तो ये 15 कट हो जाएंगे और मेरा V0 यहाँ पर क्या आएगा 45 इंटू 50 675। सो इस कंडीशन में मेरा V0 आ रहा है 675 मीटर क्यूब। ये बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग एक कंपेयर कर रहे थे कंप्रेसर के, अगर कुछ स्पेसिफिकेशन हो तो उस स्पेसिफिकेशंस को हम लोग देखेंगे और उसको एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ कंपेयर करेंगे। ये मैंने अज्यूम किए हैं स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तो मुझे किसमें फ्री एयर डिलीवरी ज्यादा मिल रही है, कंप्रेसर 2 में, तो इस गिवन कंडीशंस के लिए मैं ये कंप्रेसर को यूज करूंगा। ये कंडीशंस हमारी इन्वायरमेंट की है। अगर यही आप दुबई में जाएंगे तो ये टेम्परेचर क्या रहेगा मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ से तो ज्यादा ही है ना। तो इस कंडीशन के लिए, दुबई की कंडीशन के लिए उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी थोड़ा बहुत अलग होगा, तो वहां पर अलग कंप्रेसर को मैं सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि वहां पे जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंप्रेसर को सिलेक्ट करेंगे। सो फ्री एयर डिलीवरी का जो डेफिनेशन है वो समझना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ ठीक ढंग से कि सराउंडिंग प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस को हम लोग कंसिडर करके सुटेबल कंप्रेसर को सिलेक्ट करते हैं, और इसको सिलेक्ट करने के लिए जिस टर्म को यूज होता है उसको बोलते हैं फ्री एयर डिलीवरी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहेगा। और देखिए मैंने मास फ्लो रेट कांस्टेंट क्यों लिया है, एक सिंपल सा रीजन है मास फ्लो रेट कांस्टेंट लेने का, क्योंकि कहीं पर भी साइक्लिक ऑपरेशन होता है, तो साइक्लिक ऑपरेशन अगर मैं किसी हमारा आईसी इंजन का ले लूँ, ठीक है, आईसी इंजन का ले लूँ, तो सबसे पहले होता है सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट। ये ब्रेटॉन साइकिल मैंने बनाई है। अगर आपको ऑटो साइकिल बनानी है तो आप बना सकते हो, डीजल साइकिल बनानी है तो आप बना सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट, ऐसे अगर मैं कंसिडर करूं तो इस साइकिल में हो रहा क्या है गाइस, इस साइकिल में होता क्या है, इस साइकिल में होगा क्या गाइस कि देखिए मास फ्लो रेट अंदर आया एयर फ्यूल मिक्सचर, वो मास फ्लो रेट इस पूरे साइकिल में क्या होता है कांस्टेंट। कुछ अमाउंट ऑफ मास रह जाता है सिलेंडर के अंदर, बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मास आया अंदर, एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आया, कंप्रेस्ड हुआ, तभी तक मास फ्लो रेट उतना ही है ना। कंप्रेस्ड होने के बाद वो कंप्रेस्ड हुआ, उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा, मास फ्लो रेट उतना ही है। देन पावर स्ट्रोक हो गया, गैस वो जो बर्न गैसेस हो गए तभी मास फ्लो रेट उतना ही है, क्योंकि सक्शन वाला और डिलीवरी वाला फ्लोज रहते हैं। देन डिलीवरी स्ट्रोक जब होता है तो जितना भी एयर फ्यूल मिक्सचर है वो आउट
एग्जॉस्ट स्ट्रोक से बाहर चला जाता है, मतलब पूरे इसमें मास फ्लो रेट कांस्टेंट होता है। तो अगर मुझे इसको कंपेयर करना है तो मुझे सिंपल सा इक्वेशन है जो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन PV is equal to MRT मैंने यूज किया, जिसमें मास फ्लो रेट कांस्टेंट रख के PV/RT मैंने यूज किया। ठीक है, डिप्लोमा लेवल के लिए फ्री एयर डिलीवरी के डेफिनेशंस याद रखना सिंपल है, डेफिनेशन को याद करिए और कंसेप्ट्स याद रखिए जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है, इतना डीप में। लेकिन डिग्री वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गेट अपीयर करेंगे फर्दर नॉलेज के लिए, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, मैंने यहाँ पर रिसर्च करके, यहाँ पर बहुत साल की पढ़ाई है हमारी यहाँ पे, कि हमको ये पता है, पढ़ा रहा हूँ बहुत 5 साल से, तब तो पता ही रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा यहाँ, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा गाइस वो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सिंगल स्टेट सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है, अभी सिंगल स्टेट सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जैसे हमारा आईसी इंजन होता है, उसमें जैसे सक्शन वॉल होता है, डिलीवरी वॉल होता है, वहाँ पर यहाँ पर भी वैसे ही सक्शन वॉल और डिलीवरी वॉल है। आप देख सकते हैं सक्शन वॉल, और इसको हम लोग डिलीवरी वॉल बोलते हैं, डिलीवरी वॉल। ठीक है, इसमें भी पिस्टन होता है, एकदम आईसी इंजन के जैसी होता है। आईसी इंजन का हम लोग ने देखा है कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, सक्शन साइड है, डिलीवरी साइड है। ठीक है, ये यहाँ पर नीचे इंक्लोज रहेगा, मैंने दिखाया नहीं है। ठीक है, इट्स डजंट मैटर। देखिए क्या होता है कि बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस की वजह से सक्शन वॉल और डिलीवरी वॉल ऑपरेटेड होते हैं। कि जैसे यहाँ पर सक्शन वॉल देख सकते हैं कि ये कौन सा सक्शन वॉल जो है, इसमें डिस्क टाइप और प्लेट टाइप होता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में अगर आपको कोई पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कौन से टाइप के वॉल यूज होते हैं, तो डिस्क टाइप और प्लेट टाइप। जो आगे जाके आप इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर 2x2 सक्शन वॉल, 3x2 वॉल, 5x2, 5x3 स्प्रिंग ऑपरेटेड, तो बहुत सारे वॉल्स होते हैं जो अलग अलग कंप्रेसर्स में यूज किए जाते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में डिस्क टाइप और प्लेट टाइप सक्शन वॉल को यूज किया गया है। यहाँ पर मैंने डिस्क टाइप सक्शन वॉल को यूज किया गया है। ठीक है, जो मैन्युअली ऑपरेटेड है या फिर ऑटोमेटिकली मैन्युअली ऑपरेटेड है। जैसे कि सक्शन प्रेशर डिफरेंस होता है, जैसे कि क्या होगा कि मान लीजिए कि डिलीवरी स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पर इसके अंदर इनसाइड द सिलेंडर देयर इज अ नथिंग। ठीक है, इनसाइड सिलेंडर देयर इज अ नथिंग, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पर है, तो कुछ नहीं है करके क्या होगा, कुछ नहीं है सिलेंडर के अंदर, तो अंदर का वैक्यूम है, तो अंदर का जो प्रेशर है, अंदर का प्रेशर ये बाहर के प्रेशर से कम होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस दिस सक्शन वॉल ओपन होगा और यहाँ पर का बाहर का एटमॉस्फेरिक एयर अंदर ड्रॉन हो जाए। अगर इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो मुझे आप बताइए कि क्या होता है कि यहाँ पर देखिए कि प्रेशर डिफरेंस होता है। अगर जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि इसका एग्जांपल देना चाहूँ, अगर हमको पानी सक करना है विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ, हम लोग ओल्ड डेज में करते थे। अगर मुझे हमारे किसी ड्रम से जो उसे कुछ वाटर लेवल है, ठीक है, उसके अंदर पाइप है, वहाँ से पानी निकाल के अगर मुझे यहाँ पर मेरे पास कुछ बकेट है, यहाँ पर मुझे फील करना है, तो इनसाइड पाइप वहाँ पर एयर है और वो जो नेक्स्ट एंड है पाइप का वो वाटर में है, ड्रम के अंदर जो पानी। तो अगर मैं यहाँ से माउथ से अगर उसको सक करूँ तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और उस प्रेशर डिफरेंस से बाहर का पानी विदाउट एनी एयर मोटर कंटिन्यूअसली नीचे यहाँ पर बकेट में आते रहता है। तो ये होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से कि यहाँ पर अंदर डिलीवरी स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पर है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है अंदर, तो वैक्यूम है, तो अंदर का प्रेशर कम है, बाहर के प्रेशर से जो प्रेशर डिफरेंस हो गया, प्रेशर डिफरेंस की वजह से सक्शन वॉल ओपन होता है और सक्शन स्ट्रोक से एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आता है। पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पर ही है, ठीक है, कहीं पर बॉटम डेड सेंटर पर ही है पिस्टन। ठीक है, अभी आगे क्या होगा कि तो ये मेरा सक्शन स्ट्रोक हो गया, सक्शन स्ट्रोक के यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ मैं 1 to 2, ये मेरा सक्शन स्ट्रोक हो गया। अभी ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है। तो हमारा सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का एक अजम्पशन है, अजम्पशन क्या है कि यहाँ पर सक्शन स्ट्रोक और डिलीवरी स्ट्रोक दोनों भी कौन किस में होते हैं, सक्शन एंड डिलीवरी दोनों भी किस में होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर में होते हैं। किस में होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर में होते हैं, फ्रिक्शन लेस होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर में होते हैं। सो ये कांस्टेंट प्रेशर सक्शन हो गया, मतलब कांस्टेंट प्रेशर माने क्या कि
यहाँ पर P1 प्रेशर है और P2 प्रेशर दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, P1 और P2 सेम है। यहाँ पर जो भी P3 P4 सेम आएगा। तो यहाँ पर सक्शन स्ट्रोक हो गया। देन क्या होता है, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में मूव करने लगेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर अगर मैं दो एक्सपेरिमेंट बताऊं तो ये मेरा टॉप डेड सेंटर होगा, कहीं पर यहाँ पर मेरा बॉटम डेड सेंटर होगा। विद इन दैट द पिस्टन विल ट्रैवल। ओके, सो पिस्टन अभी कंप्रेशन कर रहा है। जो एयर अंदर आया, कंप्रेसर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर आया, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आया है, वो अभी कंप्रेस्ड होना चालू होगा। कंप्रेस्ड होना चालू होगा मतलब क्या होगा कि उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। एयर इज हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर, सो एयर कंप्रेस्ड होता है। तो कंप्रेस्ड जब इतना था, जब पिस्टन यहाँ पर होगा तो यहाँ पर इतना अमाउंट ऑफ एयर रहेगा। जब पिस्टन धीरे 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 ऊपर चलते जाएगा तो वॉल्यूम कम होते जाएगा, और वॉल्यूम कम होते जाएगा तो इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। और कंप्रेस्ड वॉल्यूम कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सो प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो मेरी बात की तरफ ध्यान दो, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर यहाँ पर कंप्रेसर के अंदर इंट्रैप हो जाता है, और विदाउट एक्सपांशन डिलीवरी वाल्व ओपन होकर डिलीवरी साइड से वो बाहर निकल जाता है। याद रखना, यहाँ पर एक्सपांशन स्ट्रोक नहीं होता है। ये जो भी चीजें बता रहा हूँ ये विदाउट क्लियरेंस बता रहा हूँ। विदाउट क्लियरेंस का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर होता है, यहाँ पर स्वेट वॉल्यूम होता है, यहाँ पर क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। ये क्लियरेंस वॉल्यूम को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सीधा पिस्टन यहाँ से यहाँ तक मूव हो रहा है। अगर क्लियरेंस वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे तो क्या होती है डायग्राम, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। विदाउट क्लियरेंस हम लोग बात कर रहे हैं, विदाउट क्लियरेंस बात कर रहे हैं तो वहां पर कोई भी एक्सपांशन स्ट्रोक नहीं होने वाला है, ठीक है। सो ये विदाउट क्लियरेंस की पीवी डायग्राम, थेरोटिकल इंडिकेटर डायग्राम ऑफ सिंगल स्टेट सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया, कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया। कंप्रेशन स्ट्रोक यहाँ 2 से लेके 3 तक आ गया मैं, और 3 से लेके 4 तक मेरी डिलीवरी वॉल ओपन हो गया, और वो कंप्रेसर किसी रिसीवर में या फिर किसी स्टोरेज टैंक में मैंने स्टोर कर लिया। ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का। ओके गाइस, सो अभी हम लोग बात करेंगे कि ये कंप्रेशन स्ट्रोक जो मैंने ऐसे दिखाया है, इस कंप्रेशन स्ट्रोक को मैं क्या कंसीडर करूं। हमारे पास कौन से डिफरेंट प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है गाइस, सो हम लोग बात कर रहे थे कि ये सक्शन स्ट्रोक और डिलीवरी स्ट्रोक जो है ये किसके अंदर हो रहे थे, कांस्टेंट प्रेशर के अंदर। बट ये कंप्रेशन स्ट्रोक किसके अंदर होगा, तो मुझे ज्यादा कंप्रेसर एयर कंप्रेस मुझे मिलेगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताना भूल गया हूं कि कंप्रेसर ये वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस, क्या डिवाइस है, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस, ठीक है। कंप्रेसर वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस होता है, और जो टरबाइन होता है वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है। तो अलग अलग चीजें हैं। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, वर्क एब्जॉर्बिंग और वर्क प्रोड्यूसिंग, ये दोनों चीजें बहुत अपनी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। वर्क एब्जॉर्बिंग मतलब क्या कि कंप्रेस्ड करने के लिए मुझे किसी प्राइम मूवर को चलाना पड़ेगा। वो प्राइम मूवर इलेक्ट्रिक मोटर हो सकती है या फिर कोई और एप्लीकेशन हो सकती है। जैसे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि देखिए कि कंप्रेसर को सक्शन वॉल ओपन करने के लिए, देन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक कंप्रेस करने के लिए, देन उसको डिलीवरी करने के लिए, यहाँ पर कहीं पर भी एक्सपांशन स्ट्रोक नहीं है जैसे आईसी इंजन में होता है। आईसी इंजन में मैंने बताया था कि एक्सपांशन स्ट्रोक इट इज अ पावर स्ट्रोक दैट बिकॉज ऑफ दैट पावर स्ट्रोक द व्हीकल विल मूव फॉरवर्ड, but what happen in this case, it is a completely work absorbing device which absorb the work in order to compress the air from atmospheric pressure to the high pressure. So it is completely work absorbing device. So in order to work absorbing device, so मुझे minimum work input देना पड़ेगा, minimum work input देना पड़ेगा। तो minimum work input देने के लिए मेरे पास कौन सी डिफरेंट प्रोसेस है जहां पर मैं कंप्रेशन कर सकता हूँ। So प्रोसेस के बारे में मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर्स में आपको पढ़ाया हूँ कि वहां पर बहुत सारे प्रोसेस है, 5 प्रोसेस है, बहुत सारी बोलेंगे तो हम लोग कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, पॉलीट्रॉपिक एंड एडियाबैटिक मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी। एडियाबैटिक का मतलब होता है
कि कांस्टेंट एंट्रोपी, जिसको हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, मतलब यहाँ पर हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन नहीं होता है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। यहाँ पर कंप्रेशन जो होता है, अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पर कंप्रेशन जो हो रहा है गाइस, यहाँ पर कंप्रेशन हम 3 प्रोसेस से कर सकते हैं, सक्शन और डिलीवरी तो कॉन्सेंट्रेशन से हो गया, सक्शन और डिलीवरी कंप्रेस इसमें हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर होता है कि कंप्रेसर के लिए मेरे पास पीवी जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है, जो कौन सा लॉ फॉलो करती है, पीवी इज इक्वल टू टी, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। देन मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जो हम लोग कंसीडर करते हैं रिवर्सिबल, जो कंप्रेशन हो रहा है अगर एडियाबैटिक में होता है तो अजम्पशन है रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है, पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जो थर्ड प्रोसेस है जिसको हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में होता है पीवी रेज टू एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए मैंने तीनों ग्राफ बना दिए हैं, ये 2 2 2 to 3 2 to 3 डैश 2 to 3 डबल डैश। अभी PV इज इक्वल टू T, कितना एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, वर्क डन या फिर वर्क इनपुट। अभी यहां पर आइसो, इसको छोड़ दो, ये पार्ट को छोड़ दो, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं 1 2 3 डबल डैश 4, तो ये इतना वर्क इनपुट ले रहा है, इतना वर्क इनपुट ले रहा है। तो 1 2 3 डबल डैश 4 का वर्क इनपुट लो है, मतलब कम वर्क इनपुट ले रहा है। लेकिन अगर मैं 1 2 3 4 की बात करूं तो ये जो ओवरलैप करते जा रहा है, ठीक है। ओवरलैप मतलब क्या कि मैं यहां पर ऐसे क्रॉस से दिखा देता हूं, कि 1 2 3 4 ये मेरे हैच लाइन प्लस क्रॉस लाइन, मतलब ये एक्स्ट्रा इतना 1 2 3 4 ये PV इज इक्वल टू T से, मतलब ये लॉ कौन सा फॉलो कर रहा है, ये प्रोसेस जो है ये कौन सा लॉ फॉलो कर रही है, ये प्रोसेस जो है ये PV इज इक्वल टू T, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो PV इज इक्वल टू T लॉ फॉलो कर रही है। वो इतना वर्क डन ले रही है बस, ठीक है, इतना वर्क इनपुट ले रही है। लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो 1 2 3 और 4 इससे थोड़ा ज्यादा वर्क इनपुट ले रही है। तो मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस मैं सिलेक्ट करूंगा क्योंकि वो बहुत कम वर्क इनपुट लेती है, लेकिन पॉलीट्रॉपिक आइसोथर्मल से ज्यादा वर्क इनपुट ले रही है। और एडियाबैटिक 1 2 3 डबल डैश 4 PV इज इक्वल टू गामा, PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये और एक्स्ट्रा वर्क इनपुट ले रही है, मतलब सबसे ज्यादा वर्क इनपुट मतलब क्या, कितना इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करेगी। तो आइसोथर्मल अगर कंप्रेशन हो रहा है तो सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करेगी, मतलब सबसे कम वर्क इनपुट लेगी, कम वर्क इनपुट चाहिए हमको। तो आइसोथर्मल प्रोसेस सबसे कम इनपुट वर्क इनपुट दे रही है, ले रही है, तो मैं कौन सा यूज करूंगा यहाँ पर, आइसोथर्मल। बट नो, व्हाई नो? आइसोथर्मल प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अगर मैं कंप्रेशन कर रहा हूं तो वो ऐसा होना चाहिए कि कंप्रेशन होते होते मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये पॉसिबल नहीं होता है। ये प्रोसेस, ये आइडियल प्रोसेस है जो आइडियल साइकिल्स में यूज होती है, जैसे कि कार्नोट साइकिल हम लोग ने बात करी है। कार्नोट साइकिल में ये यूज होता है जो कांस्टेंट है, जो आइडियल है, सॉरी, तो इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। सो बच्चे कौन से दो, वो 2 to 3 जो क्या है पॉलीट्रॉपिक, और 2 to 3 डैश जो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक। आइसोथर्मल को क्यों नहीं कर सकते? देखो, क्योंकि कंप्रेशन होते समय कंप्रेशन हो रहा है, बट कैसे हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर से कंप्रेशन हो रहा है। अभी आप सोचो, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे प्रेशर
बढ़ेगा, मैंने बताया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। बट आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसे होगा क्या? नहीं होगा, और प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग नहीं लेते, तो बचे दो प्रोसेस। सो क्लियरली दिख रहा है कि 223 ये ज्यादा वर्क डन ले रही है देन 23, तो कौन सी प्रोसेस को यूज करूंगा? PV रेज़ टू n इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो कंप्रेशन जो मोस्टली केसेस में होता है, जो कंप्रेशन होगा वो PV रेज़ टू n इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ये कंप्रेशन हम लोग ज्यादा करके कंसीडर करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से, जिसमें हमको जो n होता है, जिसमें हमको जो n होता है जिसको हम लोग पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोलते हैं, उसके बारे में हमको सब कंसीडर करके चलना पड़ता है। जितना कम पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स उतना कम वर्क इनपुट रहेगा। समझ में आ रहा है? सो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स को सेट करने के लिए बहुत ज्यादा 1 to 1.5 इनके बीच में, 1 to 1.5 के बीच में हम लोग का पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू होती है। और जो एडियाबैटिक इंडेक्स की वैल्यू होती है, ये नॉर्मली कांस्टेंट होती है 1.4, सो इट इज ऑलरेडी हाई। ओके, एडियाबैटिक इंडेक्स की वैल्यू मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए मोनोएटॉमिक के लिए 1.3 है, डायटॉमिक के लिए 1.4 है, एंड ट्राइएटॉमिक के लिए याद नहीं आ रहा है 1.56 और समथिंग है। लेकिन हम लोग ज्यादा करके पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन को कंसीडर करते हैं। सो बेसिक सा है। आपको ये डायग्राम भी आ सकती है एग्जाम में कि ड्रॉ PVTS डायग्राम विद द सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के कंस्ट्रक्शन वर्किंग को एक्सप्लेन करिए। तो आपको ये डायग्राम निकाल के सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को एक्सप्लेन करना है। अगर आपको बोले कि कौन सा कंप्रेशन यूज होगा, तो आपके दिमाग में वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि ज्यादा करके कंप्रेशन होगा वो पॉलीट्रॉपिकली होगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो हम लोग थोड़ी देर में क्वाइट ब्रेक ले रहा हूँ, थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे कि इसका जो वर्क डन है, वर्क कितना रिक्वायर्ड हो रहा है और उसका डेरिवेशन क्या रहेगा, इसके रिगार्डिंग हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तो प्रिपेयर करके रखा हूँ। अभी ये जो लेक्चर में हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे, हम लोग ने सिंगल स्टेट सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के कंस्ट्रक्शन वर्किंग और इसके थ्योरेटिकल आइडियल इंडिकेटर डायग्राम विदाउट क्लियरेंस के बारे में देखा है। अभी हम लोग ये इसका वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व, जो वर्क डन होता है या फिर वर्क इनपुट जो हम लोग दे रहे हैं, वो टोटल वर्क इनपुट क्या रहेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए टोटल वर्क इनपुट क्या रहेगा, 4 to 1 प्लस 1 to 2 प्लस 2 to 3। ये तीनों प्रोसेस को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन 4 to 1, ये कौन सी प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हमारे पास हमारा वर्क डन क्या होता है? P into dV। वर्क डन का फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए क्या होता है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के आप जाइए, मैंने पढ़ाया है वर्क डन का फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है। सो प्रेशर मेरा यहाँ पर इस कंडीशन में P4 इज इक्वल टू P1, दोनों सेम है तो हम P1 ले सकते हैं। और चेंज इन वॉल्यूम क्या है? फाइनल वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम, V1 minus V4, am I right? So P1 V1 minus V4 आया, वर्क डन 4 to 1 में। ठीक है, जो सक्शन स्ट्रोक था। देन पॉलीट्रॉपिक वर्क डन फॉर 1 to 2 प्रोसेस। सो 1 to 2 प्रोसेस के लिए भी मैंने आपको पढ़ाया है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला जाके चेक कीजिए, जो होता है P1 V1 minus P2 V2 upon n minus 1। हम लोग 1 to 2 की बात कर रहे हैं। सो हमारा यहाँ पर P1 V1 minus P2 V2 upon n minus 1 हमारा वर्क डन 1 to 2 आया। देन 2 to 3 हमारा डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी भी कांस्टेंट प्रेशर से हो रही है। सो P3 इज इक्वल टू P2 है, कोई भी प्रेशर ले लो, P2 आ गया, P2 प्रेशर लिया और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से वर्क डन मैंने फिर से बताया P into dV होता है। सो प्रेशर क्या लेंगे हम लोग? P2 लेंगे, चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम टू द इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। सो P2 into V3 माइनस V2 आया, P2 into V3 माइनस V2 हम लोग ने यहाँ पर ला दिया। ओके गाइस, सो अभी यहाँ पर हो रहा क्या है कि देखिए, बट यहाँ पर जो मेरा ओके, यहाँ पर जो मेरा वॉल्यूम है ये जीरो ओरिजिन पॉइंट है। विदाउट क्लियरेंस में मेरा V4 क्या है? जीरो। वैसे ही विदाउट क्लियरेंस में मेरा V3 भी क्या है? जीरो। अगर V4 और V3 जीरो है, देखिए V4 और V3 ये वॉल्यूम का लाइन है, V4 और V3 जीरो है। यहाँ पर V1 कुछ है, यहाँ पर V2 कुछ है,
बट V3 और V4 क्या है, 0 है। V3 और V4 0 होने के कारण मेरा यहाँ पर ये जो है V4 0 हो जाएगा। सो 4 to 1 वर्क डन क्या आएगा, P1 V1 आएगा बस, 1 to 2 4 to 1 सॉरी 4 to 1 वर्क डन क्या आएगा, P1 V1 आएगा। एंड वर्क डन 2 to 3 क्या आएगा, V3 0 है, V3 0 है ना। सो 2 to 3 वर्क डन क्या आएगा, P2 minus V2, सो माइनस P2 V2 आएगा। और नेट वर्क डन क्या होता है, नेट वर्क डन होता है तीनों का एडिशन, 4 to 1 प्लस 1 to 2 प्लस 2 to 3, 4 to 1 प्लस 1 to 2 प्लस 2 to 3, P1 V1 मेरा 4 to 1 आया, P1 to 2 P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1 मेरा 1 to 2 आया। एंड 2 to 3 मेरा वर्क डन क्या है, P2 माइनस V2, क्योंकि V3 0 आया था, P2 माइनस V2 मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो इनको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वो पार्ट मैंने स्किप किया, आई थिंक इट इज अलजेब्रा पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट, यू कैन डू इट। सो n अपॉन n माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2, ये मुझे इनको सॉल्व करने के बाद आया है। बट ये जो वर्क डन है ये निगेटिव वर्क डन है। निगेटिव वर्क डन होने के कारण हम लोग ये P2 V2 को पहले लिखते हैं और P1 V1 को बाद में लिखते हैं इंटेंशनली, क्योंकि हम लोग को उनको पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। सो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला बनता है ये बेसिक सा, वर्क इनपुट फॉर सिंगल एक्टिंग सिंगल टेट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर अंडर विदाउट क्लियरेंस कंडीशन, ठीक है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, उनको मैथमेटिकल सॉल्व करना पड़ेगा। डिप्लोमा वालों के लिए डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, आपको इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, डिग्री वालों के लिए डेरिवेशन आता है, बट इतना भी कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, ठीक है। अभी देखिए इसको अभी और हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये माइनस में आ रहा था, निगेटिव वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस, मतलब वर्क थर्मोडायनामिक्स में हम लोग ने देखा है वर्क अगर हम सिस्टम के ऊपर करते हैं तो हम उसको निगेटिव ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी निगेटिव आएगी, चाहे ये इससे माइनस करो चाहे ये इससे माइनस करो, आंसर तो निगेटिव ही आएगा। तो हम लोग बस कंसीडर क्या करेंगे, ये इसको पहले लिखा, ये इसको बाद में लिखा, दैट्स इट, और डिफरेंस कुछ नहीं है। वर्क इनटू द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस अगर रहेगा जैसे टरबाइन तो वो पॉजिटिव वर्क देगा, मतलब अगर कुछ सिस्टम प्रोड्यूस कर रही है वर्क तो हम लोग उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अगर सिस्टम को ऊपर हम लोग वर्क करते हैं चाहिए क्योंकि वो कुछ चीज परफॉर्म करे तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। सो अभी ये जो हमारा जो वर्क इनपुट का फॉर्मूला जो बना है इसको अभी हम और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग अभी हम बात करेंगे। सो हमारा वर्क इनपुट का या फिर वर्क डन का फॉर्मूला बना है n अपॉन n माइनस 1 n अपॉन n माइनस 1 P2 V2 माइनस P1 V1। तो अगर मैंने इसमें से अगर मैंने यहाँ पर P1 V1 को कांस्टेंट करके बाहर निकाल दिया, सो P2 V2 अपॉन P1 V1 माइनस के यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर से P1 V1 को मैंने क्या किया, कांस्टेंट करके बाहर निकाल दिया, बराबर जा रहे हैं हम लोग, यस एग्जैक्टली राइट, ठीक है। थर्मोडायनामिक रिलेशन मैंने आपको बताया था, V2 अपॉन V1 क्या होता है, V2 अपॉन V1 होता है P1 अपॉन P2 रेज टू 1 बाय n, ठीक है। ये थर्मोडायनामिक रिलेशन में आपको इसमें बताया था जब मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है, ऐसे रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या होती है, आइसोकोरिक क्या होती है, आइसोबैरिक क्या होती है, तो वहां पर मैंने थर्मोडायनामिक रिलेशन आपको वहां पर लिख के दिया था, ठीक है। जो कुछ ऐसे रहते थे, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 रेज टू n माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल टू T2 अपॉन T, ऐसे कुछ है, मैंने लिख के दिया था आपको। मुझे भी अभी मेमोराइज करने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन मैंने एक थर्मोडायनामिक रिलेशन याद करके रखा है कि V2 अपॉन V1 क्या होता है, P1 अपॉन P2 रेज टू 1 बाय n। ये क्यों होता है, क्योंकि मैं थर्मोडायनामिक्स पढ़ाता हूँ, मैं FMM भी पढ़ाता हूँ, मैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ, पावर इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ, तो कभी कभी क्या होता है कि जंबल हो जाता है। हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर अभी स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं उसकी रिगार्डिंग हम लोग ध्यान में रखते हैं चीज़ों को, तो याद नहीं आता है कभी कभी। सो यहाँ पर V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 रेज टू 1 माइनस n, ठीक है। V2 अपॉन V1 क्या हो गया देन, इसको P2 अपॉन P1 अगर मैं इसको इनवर्स करूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन n। क्या किया मैंने यहाँ पर, ये V2 अपॉन V1 एज इट इज रहेगा, लेकिन P2 को ऊपर भेजा, P1 को नीचे भेजा इंटेंशनली, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर P2 अपॉन P1। सो वर्क डन क्या होगा, n अपॉन n माइनस 1, ये टर्म एज इट इज लिखी, P1 V1 ये भी टर्म एज इट इज लिखी,
बट P2 अपॉन P1 सॉरी V2 अपॉन V1 की जगह पे मैं P2 अपॉन P1, ठीक है, P2 अपॉन P1 ये टर्म भी मैंने एज इट इज लिखी, V2 अपॉन V1 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ P2 अपॉन P1 रेज टू माइनस 1 बाय n माइनस 1, बराबर है कि नहीं है गाइस? सो इंस्टेड ऑफ V2 अपॉन V1 की जगह पे मैंने P2 अपॉन P1 रेज टू माइनस 1 बाय n वहां पर लिख दिया है। सो वर्क इनपुट क्या होगा, n अपॉन n माइनस 1 P1 V1, यहाँ पर पावर क्या है 1, बेस सेम है तो पावर का क्या होता है एडिशन, बेस सेम है P2 अपॉन P1 तो पावर का एडिशन होगा, और पावर का एडिशन होके मेरे पास आएगा n माइनस 1 बाय n माइनस 1। सो ये आपका वर्क डन का ये भी फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n अपॉन n माइनस 1 MRT1 P2 अपॉन P1 रेज टू n माइनस 1 बाय n माइनस 1। ऐसे क्यों लिख सकते हो, क्योंकि PV इज इक्वल टू क्या होता है MRT, सो P1 V1 भी क्या होगा MRT1, सो इंस्टेड ऑफ P1 V1 यू कैन राइट MRT1। और जो स्टार्टिंग का जो फॉर्मूला बताया था मैंने n अपॉन n माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2, वो भी वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वर्क डन का फॉर्मूला। और इसके बाद में अगर आपको पावर निकालनी है, पावर हम लोग किस में लेते हैं, पावर मतलब इंडिकेटेड पावर, तो इंडिकेटेड पावर निकालनी है तो जो भी मुझे वर्क डन आया है इनटू नंबर ऑफ साइकिल्स पर मिनट अगर रहेगा तो यहाँ पर n/60 नहीं आएगी, लेकिन पर सेकेंड रहेगा, मतलब पावर होती है वैट में। वर्क डन जो कैलकुलेट करेंगे हम लोग वो होता है जूल्स में, वर्क डन जूल्स में कैलकुलेट किया। और अगर आपने पावर अगर ये जो आरपीएम में रखा, ये n जो आरपीएम में रखा, वर्किंग स्ट्रोक अगर आरपीएम में रखा तो ये आपका क्या हो जाएगा जूल्स, ठीक है, ओके, न्यूटन मीटर जूल्स पर मिनट आ जाएगा। जूल्स पर मिनट कोई चीज नहीं होती, ठीक है, लेकिन जूल्स पर सेकेंड क्या होता है वैट। पावर हम लोग नॉर्मली किस में रखते हैं वैट में, तो अगर इसको हम लोग डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, मतलब ये जो मिनट में था अगर हमको इसको डिवाइड करेंगे 60 से तो ये किस में हो जाएगा सेकेंड्स में हो जाएगा, और ये जूल्स ये क्या हो जाएगा जूल्स पर सेकेंड जो हो जाएगा वैट। रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर सेकेंड करना पड़ेगा तो डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा। तो याद रखना पावर इंडिकेटेड पावर रहेगी, तो जो भी आपका वर्क इनपुट आया था इनटू n/60 करोगे तो आपको क्या कैलकुलेट करके आएगा, आपको आएगा आपका वैट। ओके गाइस, ओके। इसके बाद में मैं कुछ चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसकी टोटल पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, कि इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन रेशियो इन सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कंप्रेशन रेशियो की बात कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो की बात कर रहे हैं तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अभी ये पार्ट हो गया हमारा, यहाँ पे विदाउट क्लियरेंस का पार्ट हो गया। इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन रेशियो ऑन सिंगल स्टेट सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, ठीक है, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, ये मेरा कंप्रेशन रेशियो होता है, राइट। जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशियो उतना ज्यादा हाई प्रेशर जनरेट होता है। जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशियो रहेगा उतना ज्यादा हाई प्रेशर जनरेट होता है। तो कंप्रेशन रेशियो अगर ज्यादा रहेगा तो हाई कंप्रेशन मिलेगा। हाई कंप्रेशन रेशियो लीड्स टू वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर। हाई कंप्रेशन रेशियो लीड्स टू वेरी हाई प्रेशर। अगर वेरी हाई प्रेशर है तो मैंने आपको बताया था
इज करस्पॉन्डिंग टू वेरी हाई टेम्परेचर। ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा तो ज्यादा टेम्परेचर भी होगा वहां पर। ज्यादा प्रेशर रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर भी आएगा। अगर ज्यादा इतना वॉल का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया किसी भी कंप्रेसर के सिलेंडर के अंदर का, तो मेरी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वहां पर लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल के इग्नाइट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लुब्रिकेटिंग ऑयल की प्रॉपर्टीज घट जाएगी। समझ में आ रहा है ना। सो ज्यादा कंप्रेशन रेशियो होना कुछ अच्छी बात नहीं है। समझ में आ रहा है। सिंगल स्टेट में अगर कंप्रेशन कर रहे हैं ना हम लोग, सिंगल स्टेट में मतलब अभी क्या बोल रहा हूं मैं, अभी मैंने जो डायग्राम निकाल के बताई थी आपको कि सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, राइट, ये डायग्राम करी थी हम लोग ने अभी। ये सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, ये जो कंप्रेशन हुआ है ये किसमें हो गया है, सिंगल स्टेट में। अगर इस सिंगल स्टेट में ज्यादा कंप्रेशन रेशियो है तो हमको हाई कंप्रेशन मिलेगा, हाई कंप्रेशन मिलेगा मुझे, मतलब मेरा कंप्रेसर जो का कंप्रेसर कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, कंप्रेशन मुझे ज्यादा मिलेगा, बट इट लीड्स टू हाई टेम्परेचर ऑल्सो। और उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। उस डिसएडवांटेज में सबसे पहले जो डिसएडवांटेज आता है कि हमारा सिलेंडर हेड डैमेज हो सकता है, हमारा पिस्टन डैमेज हो सकता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, मेल्ट भी हो सकता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना कि आप सोच नहीं सकते, बहुत ज्यादा 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है। लुब्रिकेटिंग ऑयल रहेगा तो वो चांसेस होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल की ऑटो इग्निशन लुब्रिकेटिंग ऑयल की हो जाएगी, लुब्रिकेटिंग ऑयल की प्रॉपर्टीज घट जाएगी। ठीक है, लेट मी रीड कि यूजुअली कंप्रेशन रेशियो वैरीज फ्रॉम 5 to 8 बार इन अ सिंगल स्टेज। जो ये स्टेज है सिंगल स्टेज, इन अ सिंगल स्टेज कंप्रेशन द एयर इज कंप्रेस्ड टू हाई प्रेशर इट गिव्स राइज हाई टेम्परेचर्स टू। ठीक है, हाई टेम्परेचर मिलेगा, जो डिस्चार्ज होगा थर्ड पॉइंट पे डिस्चार्ज होगा और हम लोग स्टोरेज टैंक में उसको स्टोर करते हैं, राइट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसके एडवांस इफेक्ट होते हैं कि इफिशियंसी, वर्क डन एंड पावर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम ये कम हो जाएगी बिकॉज वेरी लेस टाइम अवेलेबल फॉर कूलिंग इट। अभी कंप्रेशन होने के बाद हाई टेम्परेचर डिलीवर्ड हो जाएगा, लेकिन उसको डिलीवर्ड करने के टाइम पे उसको कूल भी करना पड़ेगा ना, कि हाई टेम्परेचर गैस डायरेक्टली यूज करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये हाई कंप्रेशन अगर कहीं पर ये कंप्रेसर में यूज कर रहा हूं, अगर कंप्रेसर को किसी चीज को रन करने के लिए यूज कर रहा हूं, तो वो चीज जब रन होती है तो उसके अंदर इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर वाला एयर नहीं जाना चाहिए। हाई प्रेशर रहेगा चलेगा, बट हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए। हाई टेम्परेचर से अगर वो एयर अंदर जाएगा किसी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, सो वो हाई टेम्परेचर उस एप्लीकेशन के कुछ पार्ट को डैमेज कर सकता है, और उसको टेम्परेचर को कम करने के लिए जो टाइम मुझे मिलता है वो बहुत कम मिलता है, बिकॉज वो डिलीवर्ड हो जाएगा तो स्टोरेज टैंक में स्टोर्ड हो जाएगा, तो स्टोरेज टैंक भी डैमेज हो सकता है उस कंडीशन में। सो इसके लिए यहाँ पर पावर, इफिशियंसी या वर्क आउटपुट सब डिक्रीज हो जाता है। लुब्रिकेटिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया था। Hence there may be chance to heat the cylinder head, ठीक है, burning of engine oil or reduce lubricating properties. It may increase in a risk of ignition in a piping and a receiver. तो यहाँ पर पाइपिंग और रिसीवर भी बर्न होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए, इन सब चीजों को हटाने के लिए हम लोग ने मल्टी स्टेज कंप्रेसर को इंट्रोड्यूस किया है। इसको इंट्रोड्यूस किया, इसके बाद में हम लोग ने सिंगल स्टेट, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को छोड़ के हम लोग ने मल्टी स्टेज कंप्रेसर को इंट्रोड्यूस किया। तो मल्टी स्टेज कंप्रेसर के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। सो गाइस, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी स्टेज कंप्रेसर के बारे में। मल्टी स्टेज, मल्टी स्टेज कंप्रेसर, मल्टी स्टेज पंप, बोथ आप बोल सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो मल्टी स्टेज कंप्रेसर में मेरे पास क्या है, 2 सक्शन वॉल है और 2 डिलीवरी वॉल है। दिस इज माय सक्शन वॉल 1। ठीक है, अभी ये सभी सक्शन वॉल है, सभी डिलीवरी वॉल है, ऐसे बोल नहीं सकते हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस वर्क करता है। ठीक है, क्रॉस वर्क करता है।
कैसे? मान लीजिए कि इस साइड से, ये साइड से सक्शन हुआ और यहां पर मेरा एयर आ गया, ठीक है, फिर ये पिस्टन यहां पर चला गया, हो गया। अब ये जब हो रहा है, ये जब फॉर्म हो रहा है, तो ये दो वॉल रहेंगे, ये क्लोज कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। ये सक्शन वॉल मेरा 1 है, ये सक्शन वॉल 2 है, ये डिलीवरी वॉल 1 है, ठीक है, ये डिलीवरी वॉल 1 है, ये डिलीवरी वॉल 2 है। मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। यहां पर से सक्शन हो गया, पिस्टन, बिकॉज ऑफ सक्शन पिस्टन विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। और तब क्या होएगा कि यहां पर जो प्रीवियसली जो एयर था, वो कंप्रेस्ड एयर यहां पर डिलीवरी वॉल से बाहर चला जाएगा, एंड ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन दिस टू वॉल इज इन क्लोज कंडीशन। एक स्ट्रोक में मुझे एक मिला, एक ही स्ट्रोक में मुझे कंप्रेस्ड एयर मिला। अभी दूसरा, जब यही पिस्टन इस यहां पर रहेगा, यही पिस्टन जब यहां पर आ जाएगा और जब ये यहां पर आएगा, तो ये जो यहां पर पूरा ये सक्शन वॉल से जो कंप्रेस्ड एयर आया है वो कंप्रेस्ड होगा, और जब पिस्टन यहां से यहां पर आएगा तब ये दो वॉल क्लोज रहेंगे, ठीक है, ये दो वॉल क्लोज रहेंगे, और यहां पर से जो भी एयर अंदर आ रहा था वो कंप्रेस्ड हो जाएगा, और कंप्रेस्ड होके यहां पर से बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसको डिलीवरी वॉल आप 2 बोलिए, इसको सक्शन वॉल 1 बोलिए। उल्टा लिख दिया मैंने गलती से। सिंपल सा है कि देखिए, जब पिस्टन यहां से यहां पर जा रहा है तो पिस्टन के राइट साइड का जो एयर कंप्रेस्ड होगा वो यहां पर चला जाएगा और ये दो वॉल क्लोज रहेंगे। जब पिस्टन यहां से यहां पर आएगा तो यहां पर से सक्शन होगा और ये कंप्रेस्ड होते होते जाएगा और यहां पर से डिलीवर होते जाएगा। मतलब सिंगल स्ट्रोक में एक कंप्रेस्ड एयर मिला, देन रिटर्न में जब भी आएगा तो दूसरा कंप्रेस्ड एयर मुझे मिल जाएगा। मतलब ये मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सिंपल वाला है, ठीक है। अभी मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्यों यूज करते हैं, इसके नीड ऑफ मल्टी स्टेजिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन रेशियो जब सिंगल स्टेट में रहेगा तभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अभी मल्टी स्टेजिंग कंप्रेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है, इंपॉर्टेंट एयर कंप्रेसर का ही चैप्टर है हमारा, मल्टी स्टेज कंप्रेसर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मल्टी स्टेज। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर से आते हैं। विद इंटरकूलर बिटवीन स्टेजेस, ठीक है, मल्टी स्टेजिंग कंप्रेसर विद इंटरकूलर इन बिटवीन द स्टेजेस। अभी ठीक है, इसका भी पीवी डायग्राम हम लोग बनाएंगे, मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विद इंटरकूलर इन बिटवीन द स्टेजेस। अभी इसका भी पीवी डायग्राम हम लोग बनाएंगे। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर मल्टी स्टेजिंग कंप्रेसर मतलब यहाँ पर आएंगे दो कंप्रेसर विद इंटरकूलर इन बिटवीन द स्टेजेस। इंटरकूलर क्या करता है गाइस, इंटरकूलर का सिंपल सा फंक्शन है कि कंप्रेस्ड एयर को कूल करो, कूलिंग ऑफ कंप्रेस्ड एयर, ये सिंपल सा फंक्शन है। एट कांस्टेंट प्रेशर, याद रखना, एट कांस्टेंट प्रेशर। लो प्रेशर कंप्रेसर का जो पिस्टन है, ठीक है, ये कंप्रेस्ड करेगा यहां के एयर को, जो सक्शन होगा अंदर आया, कंप्रेशन जो होगा तो कंप्रेस होके वो लो प्रेशर जो हाई, ये जो यहां पर जो प्रेशर बढ़ गया है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मुझे कंप्रेसर मिलेगा। देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या हो गया, सक्शन हो गया, सक्शन होने के बाद कंप्रेशन स्टार्ट होगा, कंप्रेशन होने के बाद कंप्रेसर जब होता है तब क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, जो भी मॉडरेट प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर फिर कहां पर जाएगा, इंटरकूलर में जाएगा। इंटरकूलर में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब यहां पर जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर इंटरकूलर से जब बाहर आएगा उतना ही प्रेशर रहेगा, बट कूलिंग हो जाएगी, मतलब यहां पर का जो हाई टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर एयर हाई प्रेशर कंप्रेसर में आएगा, जहां पर वो फिर से कंप्रेस करेगा एयर को, और उस कंप्रेस्ड एयर को अगर आगे और तीसरा कंप्रेसर रहेगा तो तीसरा इंटरकूलर भी रहेगा, और उस इंटरकूलर में सेम प्रोसीजर रिपीट होगी। तो मैंने ये दो स्टेज में बताया है, सिंपल है। तो
ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा, जितने भी कंप्रेसर्स हमको वहां पर मिलेंगे, सिंगल रहेगा, डबल, ट्रिपल, जितने भी रहेंगे, ठीक है, 3 स्टेज भी रह सकता है। मतलब इंटरकूलर का काम क्या है? इंटरकूलर का काम है कि जो कंप्रेसर का जो टेम्परेचर बढ़ा है उसको कम करो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहां पर जो टेम्परेचर आएगा, जैसे कि हम लोग अभी स्टेजेस में देखेंगे, किसमें देखेंगे हम लोग? स्टेजेस में इसको पढ़ेंगे कि यहां पर ये कंप्रेशन हो गया, ठीक है। देखते हैं कि स्टेजेस, अभी स्टेजेस में देखेंगे, पीवी डायग्राम में निकाल रहा हूं, पीवी डायग्राम निकालते हैं। ठीक है, यहां पर सक्शन हो गया, सक्शन हो गया कांस्टेंट प्रेशर से। सक्शन होने के बाद मेरा कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन होके मेरा 1 to 2, 2 डैश बोले या फिर 2 बोलिए, यहां पर 1 to 2 मेरा कहीं पर यहां पर कंप्रेशन हो गया, ठीक है। यहां पर 1 सक्शन होने के बाद 1 to 2 डैश बोलिए, यहां पर मेरा 2 डैश क्या हो गया? कंप्रेशन हो गया। ये कंप्रेस्ड एयर कहां पर गया? इंटरकूलर में गया। इंटरकूलर में जाके उसका टेम्परेचर कम हो गया, तो टेम्परेचर कम कांस्टेंट प्रेशर से हुआ है प्रोसीजर। टेम्परेचर कम हुआ कांस्टेंट प्रेशर से मुझे ये 2 पॉइंट मिला, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर से हो गया तो मुझे 2 पॉइंट मिला। कांस्टेंट प्रेशर से मेरा टेम्परेचर कम हो गया तो मुझे सेकेंड पॉइंट मिला, ठीक है। तो टेम्परेचर मतलब कूलिंग हो गई, कूलिंग होती है तो ऐसे जाता है ग्राफ, हॉरिजॉन्टल, कांस्टेंट टेम्परेचर से, कांस्टेंट प्रेशर से। कांस्टेंट हीटिंग जब होती है, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग, तो राइट साइड में जाता है। कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग है तो लेफ्ट साइड में आता है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग हो गई तो लेफ्ट साइड में आ गया। इसके बारे में थर्मोडायनामिक्स में आपको पढ़ाया हूं, ठीक है। तो 2 पे आ गया, मतलब ये यहां पर ये 2 मुझे मिला, कूलिंग इंटरकूलर ने अपना काम कर दिया। अभी 2 पे आने के बाद 2-2 प्रोसीजर हो गया। ये इंटरकूलर का वर्किंग यहां पर है, याद रखना, कांस्टेंट प्रेशर इंटरकूलिंग। देन 2 to 3 आ गया, फिर से क्या हो गया? 2 to 3 में यहां पर आने के बाद ये सक्शन होने के बाद फिर से क्या हो गया? 2 to 3 हम लोग कंसीडर करते हैं। सक्शन होने के बाद डायरेक्टली क्या हो गया? कंप्रेशन हो गया, ठीक है। कंप्रेशन हो गया तो ये कंप्रेशन हो गया 2 to 3। भगवान, 2 to 3 फिर से मेरा क्या हो गया? कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन होने के बाद यहां पर से मैं डिस्चार्ज दे रहा हूं, डायरेक्ट स्टोरेज टैंक में भेज रहा हूं, तो ये हो गया डिस्चार्ज 4। और ये सभी प्रोसीजर कैसे हो गई है अजम्पशंस में बता देता हूं कि कंप्रेसर बोथ सिलेंडर फॉलोज कंप्रेशन। कंप्रेशन जो होगा, यहां पर कंप्रेशन हो गया, ये कौन सा लॉ फॉलो करेगा? पीवी रेज टू एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी कौन सा लॉ फॉलो करेगा? पीवी रेज टू एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये अजम्पशन नंबर 1। अजम्पशन नंबर 2, नेग्लेक्ट क्लियरेंस इफेक्ट। क्लियरेंस इफेक्ट नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो यहाँ पर जो क्लियरेंस होता है मैंने बताया था उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे प्रीवियसली एजम्पशन किए थे सिंगल स्टेट में, देयर इज नो प्रेशर ड्रॉप इन इंटरकूलर। प्रेशर ड्रॉप कांस्टेंट प्रेशर से हो रहा है, मतलब यहाँ पर 2-2 आ रहा है ना, तो वहां पर कोई भी प्रेशर का फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। एकदम इधर से जो प्रेशर रहेगा वही प्रेशर इधर रहेगा। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि एकदम प्रेशर सेम रहेगा। P2 इज इक्वल टू P2 डैश, मतलब इंटरकूलर में जाने से पहले जो प्रेशर P2 था वो इंटरकूलर के बाद जो प्रेशर P2 डैश और P2 जो है वो कंप्लीटली क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ये तीसरा अजम्पशन है। सक्शन एंड कंप्रेशन विल प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सक्शन एंड कंप्रेशन विल टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। सॉरी गाइस, सक्शन एंड कंप्रेशन विल टेक्स प्लेस, ये बार बार निकालने डालने से ये गड़बड़ हो गई। एक सेकेंड गाइस, कुछ काम कर रहा हूं। सक्शन और कंप्रेशन विल टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नहीं कांस्टेंट प्रेशर। सो ये जो सक्शन हुआ है ये कांस्टेंट प्रेशर, और ये जो डिलीवरी हुई है वो कांस्टेंट प्रेशर से हुई है। ये अजम्पशंस मैंने आपको यहां पर बता दिए। ओके गाइस, सो ये होता है इंटरकूलर का वर्किंग, बहुत आसान है। यही होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरकूलर का वर्किंग। अभी मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, अजम्पशंस पढ़ने के बाद रफ कर देता हूँ, और अजम्पशंस मैंने पीवी डायग्राम में आपको एक्सप्लेन भी करे, ठीक है।
अभी देखिए, अगर यही पीवी डायग्राम मैं सिंगल स्टेज के लिए निकालूं तो क्या बनेगी? ठीक है, अगर मैं सिंगल स्टेज के लिए यही पीवी डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगी? यार ये कर्व निकालना ना, ऐसे कुछ बनेगी। मतलब देखिए, हमारी विद इंटरकूलिंग बिटवीन द स्टेजेस की डायग्राम कैसे गई? ऐसे 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 गई ना। और सिंगल स्टेज की कैसे जा रही है? सिंगल स्टेज की बस 4 1 2 3, ये नहीं हो रहा है। मतलब सिंगल स्टेज का इतना जो वर्क इनपुट है वो एक्स्ट्रा जा रहा है। मतलब मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विद इंटरकूलर बिटवीन द स्टेजेस क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ वर्क इनपुट सेव करने के लिए हम लोग सिंगल स्टेज कंप्रेसर विद, देखिए यहां पर देख सकते हैं ना, इतना अमाउंट ऑफ वर्क इनपुट सिंगल स्टेज में, इतना अमाउंट ऑफ वर्क इनपुट एक्स्ट्रा जाता है। मतलब यहां पर सिंगल स्टेज का वर्क इनपुट देखिए इतना है, और मल्टी स्टेज विद इंटरकूलर का वर्क इनपुट इतना बच रहा है। तो मल्टी स्टेजिंग विद द इंटरकूलर इन बिटवीन द स्टेजेस क्यों यूज होता है, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली एकदम अच्छे से कंसेप्चुअली आपको यहाँ पर बताया है। तो ये होता है सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज का बीच का डिफरेंस। और क्या बता सकते हैं हम लोग इसमें? इंटरकूलर, ओके, सब तो क्लियर है। ओके, सब तो क्लियर है। अभी देखिए गाइस, ये समझने के बाद अगर आपको ये समझ में आ रहेगा तो मैंने आपको बताया कि इंटरकूलर का टेम्परेचर कम करो। मतलब इंटरकूलर में टेम्परेचर कितना होता है? सक्शन जब हो रहा था टेम्परेचर क्या था? T1। मतलब यहां पर सक्शन जब हो रहा था तो टेम्परेचर क्या है? T1 है। मतलब टेम्परेचर कुछ T1 है, राइट। जब इंटरकूलर में गया तो टेम्परेचर T1 P2 डैश, टेम्परेचर कितना हो गया? T2 हो गया, राइट है। देखो ये 2 डैश है, ये T2 हो गया टेम्परेचर। मतलब बोलना क्या चाह रहा हूं कि इंटरकूलर का टेम्परेचर इतना कम करो। इंटरकूलर में जब प्रेशर जाएगा तो इंटरकूलर का टेम्परेचर इतना कम होना चाहिए, कंप्रेसर का टेम्परेचर, कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर इतना कम होना चाहिए कि रिसीवर में जब सक्शन स्ट्रोक हो गया लो प्रेशर में, उतना टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसा इंटरकूलर ने वर्क करना चाहिए। जब मैं फिर से बात कर रहा हूं कि सक्शन स्ट्रोक में जो टेम्परेचर था रिसीवर में जब एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आया तो एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर कितना रहेगा? मान लीजिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कंप्रेशन हो गया, यहां पर कंप्रेशन होने के बाद मान लीजिए टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। विद इंटरकूलर में गया तो टेम्परेचर इतना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? अगेन 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इंटरकूलर के बाद जो टेम्परेचर मिलेगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सक्शन स्ट्रोक के जो टेम्परेचर था वही होना चाहिए, उतना कम होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है जब सक्शन स्ट्रोक का टेम्परेचर और आफ्टर इंटरकूलर का टेम्परेचर जब सेम रहता है तो ऐसे इंटरकूलिंग को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इंटरकूलिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? परफेक्ट इंटरकूलिंग। कब बोलते हैं मैंने आपको बता दिया। और इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग क्या होता है? इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग होता है कि इम्परफेक्ट मतलब यहां पर T1 इज इक्वल टू T2 एंड T1 इज नॉट इक्वल टू T2। ये होता है इम्परफेक्ट और परफेक्ट इंटरकूलिंग। ठीक है, इम्परफेक्ट और परफेक्ट इंटरकूलिंग का डिफरेंस। अभी देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, यहां पर से थोड़ा सा इसको रफ करूं, यहां पर से हटा देता हूं। इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग और परफेक्ट इंटरकूलिंग को समझने के लिए आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी हटा देता हूं। हमारा स्ट्रोक कौन से हो गए? ये हमारी डायग्राम थी कुछ ऐसे, ये डायग्राम सही थी, एकदम परफेक्ट थी। ये मेरा क्या था? 2 था। अभी अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, एक सेकेंड गाइस, ओके, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ये कैसा है? ये ऊपर है ना बोर्ड, जब बोर्ड ऊपर होता है तो मुझे ये कर्व निकालने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ठीक है,
तो आप थोड़ा समझ के ले लीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ है कर्व हमारा, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करता हूं। अभी देखिए कि अगर हमने यहां पर एक 1 से लेके एक कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल कर्व अगर मैंने निकाला, आइसोथर्मल कर्व मैंने अगर निकाला, तो ये आइसोथर्मल कर्व कौन सा लॉ फॉलो करता है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आइसोथर्मल कर्व ये पॉइंट से बराबर पास हो रहा है, तभी भी हम इसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट इंटरकूलिंग। अगर ये पॉइंट से कुछ हटके पास हो रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये 3 डबल डैश पकड़िए, 3 डैश पकड़िए, फिर 3 डबल डैश पकड़िए। अगर कुछ ऐसे जा रहा है जो 2 को छोड़ के जा रहा है, ये 2 पॉइंट को छोड़ के जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग। क्योंकि परफेक्ट इंटरकूलिंग कब रहेगी? जब ये 2 और ये 2 डैश ये सेम रहेंगे। तो जब ये पॉइंट से पास होगा, जो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मतलब क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस है, तभी इसको बोलेंगे हम लोग परफेक्ट कूलिंग और इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग। अगर आपको देखना है तो मैं आपके मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें ऊपर आप क्लियरली दिखा देता हूं। देखिए ये ग्राफ में ये जो मेरा पॉइंट जा रहा ना, देखो ये जो मैंने पीवी रेस टू कांस्टेंट जो आइसोथर्मल कर्व है, ये जब बराबर 2 पॉइंट से पास होता है, तो ऐसे कूलिंग को बोलते हैं हम लोग परफेक्ट इंटरकूलिंग। अगर नहीं जा रहा है, कुछ इस तरीके से जा रहा है, कुछ इस तरीके से जा रहा है, जो 2 पॉइंट को छोड़ के जा रहा है, तो उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग। क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन का मतलब होता है कि यहां पर सभी जगह पर टेम्परेचर क्या होंगे? सेम होंगे। तो यहां पर जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर अगर यहां पर रहेगा, समझ में आ रहा है ना? वही टेम्परेचर यहां पर रहेगा, मतलब T2 का जो टेम्परेचर है, मैंने क्या बताया आपको? T2 का जो टेम्परेचर है वो T1 के जितना होना चाहिए। सो T2 का टेम्परेचर T1 के जितना होगा, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट इंटरकूलिंग। लेकिन अगर ये T2 को छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ का टेम्परेचर अलग है और T1 का टेम्परेचर अलग है, क्योंकि ये परफेक्ट इंटरकूलिंग नहीं हुई, फिर ये होगी इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा, ठीक है गाइस। सो थोड़ी देर में फिर से थोड़ा 5 मिनट्स का ब्रेक लेके मैं सब प्रिपेयर करके रखता हूँ। परफेक्ट इंटरकूलिंग में और इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग में वर्क डन कैसे निकालते हैं, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।